नमस्कार। माई सेल्फ विनोद, आप सबका द गाइड चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम है वह 31 दिसंबर 7 जनवरी ये शेड्यूल्ड है। और इसी बीच जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बातचीत करेंगे, स्पेशली पेपर 1 के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह एग्ज़ाम का प्रारूप क्या होता है। तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 जो होता है वह सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन होता है। और जो पेपर 2 है यह सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है उसी सब्जेक्ट से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलता है। और इस प्रकार से कुल मिलाकर जो टोटल बनेगा वह 300 मार्क्स का बनेगा क्वेश्चन पेपर। और इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कितने मार्क्स स्कोर करें कि हमारा नेट जेआरएफ एग्ज़ाम जो है वह क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले साथियों हम इसी को जान लेते हैं। तो जो पेपर 1 है, पेपर 1 में दोस्तों अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करें ही, तभी आप नेट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। कम से कम 30 करेंगे तो ओनली पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको पेपर 1 में 40 प्लस तो मार्क्स लाना पड़ेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। लेकिन इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे एक होलिस्टिक अप्रोच, किन पॉइंट्स पे किन चीज़ों का हम ध्यान रखें, क्योंकि अब हमारे पास 8-10 दिन 12 दिन समय बचा हुआ है। तो इसमें कैसे हम तैयारी करें, अब किन पॉइंट्स पर फोकस करें कि हमारा जो मार्क्स है वह 45 प्लस क्वेश्चन सही हो जाए, यानी कि पेपर 1 में इतने तगड़े मार्क्स आए कि पेपर 2 भी अच्छा हो जाएगा तो ईजिली आपका काम हो जाएगा। तो साथियों, इसी वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट इज़ दी स्ट्रेटजी फॉर लास्ट डेज, यानी कि लास्ट दिनों में अब हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं। तो साथियों, इसमें मैं आप सबको एक पूरे पेपर के लिए सबसे पहले दोनों पेपर 1 और 2 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट 5 बातें बता रहा हूं, जिसको आप सबको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। इसमें जो सबसे पहली बात है साथियों वह है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि साथियों कई सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि मेरा 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छूट गया। जब मैं भी एग्ज़ाम देता था तो मेरे से भी ये गलतियाँ स्टार्टिंग में हुई थी। आज मैं पीएचडी कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अब धीरे धीरे मतलब मेरा 5th ईयर चल रहा है, 4th ईयर 5th ईयर। तो मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया और एक कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, तो इन सब चीज़ों का बड़ा अच्छा अनुभव है। और मैंने फर्स्ट पेपर में 40 प्लस यानी कि लगभग 45-46 क्वेश्चन मेरे सही थे जब मेरा जेआरएफ हुआ था। तो इसलिए आप सबको भी ज़रूरी है कि वो स्ट्रेटजी मेरे पास है, मैं आज भी अप टू डेट रहता हूँ पेपर से। तो चलिए, सबसे पहली जो मैंने बात बताई वो है टाइम मैनेजमेंट। इसके लिए साथियों टोटल आपको जो क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन, इसके लिए आपको मिलेगा 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट। तो यह बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन पर मैक्सिमम 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देना है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात साथियों कि आपको अब जो ये लास्ट के दिन बचे हैं इसमें आपको खूब प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस किसका करना है? PYQ का।
यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इसके दो तरीके हैं। अगर आपके पास कोई भी बुक है, लाइक अगर फर्स्ट पेपर की अगर आपके पास केवल मैदान की बुक है या ऑक्सफोर्ड की बुक है या दृष्टि आईएएस की बुक है, किसी की भी बुक है, तो इसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। टोटल 10 जो पेपर में फर्स्ट पेपर में 10 चैप्टर हैं, तो हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और प्रैक्टिस सेट टाइप भी दिए हुए हैं। तो उन सबको आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब जो लास्ट मोमेंट पे हमको यही करना है। आपकी तैयारी चाहे कम है चाहे ज़्यादा, लेकिन अगर ये काम करेंगे तो आप परफेक्शन की ओर 45+ क्वेश्चन सही करने की ओर अग्रसर होंगे। तीसरी बात है दोस्तों कि हमें सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अटेम्प्ट करते टाइम दो बातें हमेशा ध्यान रखिए। एक तो सीक्वेंस में आपको सारे क्वेश्चन करते जाने हैं। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है, नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देंगे और लास्ट में करेंगे, फिर लास्ट में आपको टाइम ही नहीं मिलता, तो ये हो जाती है प्रॉब्लम। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, अगर इसमें एक चीज़ बात करेंगे हम डीआई को लेकर। पेपर 1 में डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। तो जो ये डीआई है, अगर डीआई आपका अच्छा है तब तो आप सीक्वेंस में ही करते जाओ, मतलब जिस फ्लो में आप जा रहे हो तो करते जाओ, तो 100 क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक सीक्वेंस में ही सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका डीआई वीक है, यानी मैथमेटिक्स वीक है, कमज़ोर है, तो आप केवल डीआई के जो 5 क्वेश्चन हैं इसको रख लो लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए। इस बात को ध्यान रखो, लेकिन लास्ट में एटलीस्ट आप इसके लिए 15 मिनट का टाइम सेव करना, 15 मिनट बचना चाहिए आपके पास, तभी आप ये काम कर पाओगे अच्छे से। और इसकी स्ट्रेटजी भी मैं बताऊंगा कि कैसे आसानी से आपका वीक है तब भी डीआई सॉल्व हो जाएगा। अभी हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे आगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट बात है साथियों कि पेपर 1 में स्पेशली हम देखते हैं तो कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको कि आप पढ़े नहीं हो, बिल्कुल न्यू लग रहा है, तो वहाँ पर हमको क्या यूज करना है? हमको यूज करना है कॉमन सेंस। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे हम कि कई सारी चीज़ें हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से आती है कुछ चीज़ें, रिसर्च एप्टीट्यूड से आती हैं, कम्युनिकेशन से जो चीज़ आती है, या रीजनिंग से कुछ चीज़ें आती हैं। तो आपको ना कॉमन सेंस भी लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं पता है तो आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज है ना, कॉमन सेंस उसी बेस पर बनता है। तो जो आपके माइंड में आप अपने आप सोचिए कि इसका क्या बेस्ट आंसर हो सकता है, उसको टिक कीजिए। और इसके साथ साथ एक जो लास्ट में मैं बात बताने जा रहा हूँ, जो बहुत काम की चीज़ है, किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में जब आप अपीयर होते हैं तो बहुत काम आता है। इसको बोलते हैं हम इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है साथियों कि जैसे कि हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑप्शन इलिमिनेट होते हैं। जैसे मान लीजिए ए नहीं होगा इसका आंसर, सी नहीं होगा, अब हमारे पास बच गए ऑप्शन बी और डी, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि डी में दिया होता है ऑल ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव, तो जब हमारे 2 कट गए या एक भी कट गया तो डी भी नहीं होगा, अब बच गया क्या? बी। बी ऑटोमेटिक से हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, इस मेथड को आपको ज़रूर यूज करना है। जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है तो आप इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो साथियों, ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई है। एक और बात मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि डीआई की हमारी बात हो गई थी, और दूसरी एक है पैसेज जो आता है, कंप्रहेंशन पैसेज। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर हम दोनों पेपर को देखेंगे, पेपर 1 और पेपर 2, तो दोनों को मिला करके यह 5 + 5 + 5 5 क्वेश्चन पेपर 1 में आते हैं और 2 पैसेज पेपर 2 में आते हैं। आप किस सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट से आप मास्टर कर रखे हैं और अपीयर होने जा रहे हैं, यह बहुत ज़रूरी है। तो यह क्वेश्चन 15 में 15 सही होने चाहिए, तभी आप 45+ के टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो चलिए साथियों, अब हम आगे बातचीत करते हैं वन बाय वन कि कैसे स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो हमारी क्या क्या चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, किस चैप्टर में कौन सा पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। साथियों, ये मेरे पास एक बुक है जो कि KVS मदान की पेपर 1 की बुक है। आपके पास लेटेस्ट एडिशन होगा और उसमें हम देखते हैं कि जो मटेरियल है वो सेम है, बस क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा बदलता है। बाकी अंदर की सारी चीज़ें सेम ही है, चाहे आपको कोई भी एडिशन आपके पास हो। यहाँ पर साथियों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल जो है 10 चैप्टर्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट हर साल यही होता है कि इन 10 चैप्टर में से पर चैप्टर 5 क्वेश्चन आते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, हर एक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। यही UGC का जो है NTA का रूल है, यही एक पैटर्न है। तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वह आपके किसी न किसी चैप्टर से बिलोंग करता है। कुछ चैप्टर इसमें ऐसे भी हैं जो कि कॉमन हो जाते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर के। तो ये 10 चैप्टर में हम 1 बाय 1 2-2 मिनट बातचीत करेंगे। तो साथियों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप धैर्य के साथ इसको ज़रूर देखिएगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ, दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए, जिससे कि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए और इसका फ़ायदा हर एक एस्पिरेंट या हर एक स्टूडेंट जो कि अपीयर होने जा रहा है वह उठा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम एक एक चैप्टर के बारे में बातचीत करते हैं। साथियों, यहाँ पर जो टोटल 10 चैप्टर हैं, इन 10 चैप्टर में से हम देखते हैं कि जो पहला चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड का, फर्स्ट चैप्टर इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही कॉमन और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें आप जानते हैं कि टीचिंग क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स पे बस फोकस करना है, ठीक है। कि टीचिंग का लेवल एक क्वेश्चन, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी होती हैं टीचिंग की, बेसिक चीज़ें, ठीक है। टीचर को कैसा होना चाहिए, टीचर को स्टूडेंट के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, टीचिंग का मूल उद्देश्य क्या है, टीचिंग में क्या क्या डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं। जैसे हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं तो कुछ स्टूडेंट थोड़े शैतान होते हैं, तो उनसे क्या प्रॉब्लम होती है, तो उसमें एक टीचर को कैसे उन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें हमारी आती हैं। इसमें कुछ नई चीज़ें, जैसे कि अब ऑनलाइन का हम देख रहे हैं, AI का ज़माना है और बहुत सारे ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, जिसमें कि स्वयं है, स्वयं प्रभा है। ऐसे ही देखेंगे ज्ञान से संबंधित जितनी चीज़ें आती हैं, जैसे ज्ञान दर्शन या ज्ञानवाणी या ई ज्ञान कोश, वो सब तो इग्नू का होता है। जहाँ ज्ञान लगा होता है वह इग्नू उसको रन करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्वयं प्रभा मूक है। मूक का जो फुल फॉर्म होता है साथियों, उसको ध्यान रखिएगा हमेशा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। इसको हमेशा आप सबको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चैप्टर 1 को कंप्लीट कर पाएंगे। और चैप्टर 1 में बहुत सारी ना बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चैप्टर 1 जो है बहुत कॉमन है और चैप्टर 1 में एक, इसमें आप कॉमन सेंस का बहुत यूज कर सकते हैं, इस बात का आप सबको तैयार रहना है। इसमें एक क्वेश्चन कभी आया है, कहीं चैप्टर में नहीं मिलेगा आपको, क्लास का मतलब क्या होता है, CLASS। क्लास का मतलब होता है C से कंप्यूटर, L से लिटरेसी, ठीक है। A से एंड, S से स्टडीज, S से स्कूल। तो पूरा क्लास का जो फुल फॉर्म हुआ वो हुआ कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स। इसको आप ध्यान रखिएगा। यह एक क्वेश्चन जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसका एक मतलब कि फुल फॉर्म तो हमने बता दिया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चैप्टर 2 में कुछ चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे। यह स्पेशली है रिसर्च एप्टीट्यूड, जब आप आगे भी जब PhD के लिए अप्लाई करेंगे फॉर्म, तो यह बहुत काम आने वाला
चैप्टर है। कंप्रहेंशन के बारे में हम बातचीत किए, आगे हम बातचीत करेंगे कि कंप्रहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं। कम्युनिकेशन बहुत आसान है, इसमें भी कॉमन सेंस का बहुत यूज होता है। रीजनिंग में मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग दो चीज़ें हैं, दोनों पर हम आगे बातचीत करने वाले हैं। इसमें हम जब जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, तो इसमें हम देखते हैं स्पेशली जो इंडियन लॉजिक है ना, या इससे 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में हम बात किए हैं, आगे हम बात करेंगे अभी डिटेल में इस पर। ऐसे ही आईसीटी सभी बहुत कॉमन है, छोटी छोटी चीज़ें हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, और क्योंकि आज सबके पास मोबाइल है, ऐसी चीज़ें हैं, तो उस पर हम बात करेंगे ही। और फिर जो है पीपुल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन, यह जो है दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलीवेंट हैं बिल्कुल अभी, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। चलिए साथियों, आगे अब हम बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं। पेपर हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, लेकिन इस पेपर को हम सॉल्व करने जाते हैं, तो देखिए आप कितनी आसानी से कॉमन सेंस का यूज करते हुए पेपर सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर चलिए हम देखते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव टीचिंग का क्या है। आप ये बताइए, आप सोचिए पढ़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन में से आप मोर देन 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे, आई गारंटी यू। बस आप कॉमन सेंस का यूज कीजिए और एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए। देखिए टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आप ये कहेंगे कि इसका केवल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेबस को, सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना है क्या? कह सकते हैं, मान लीजिए कह सकते हैं थोड़ा बहुत तो। अच्छा, डिक्टेट नोट्स टू स्टूडेंट्स। डिक्टेट का मतलब होता है लिखवाना, जैसे कि हम बोलते थे ना इमला लिखवाना या आलेख लिखवाना। टीचर बोलता है, यानी स्टूडेंट को वो नोट करवाता है, लिखवाता है। क्या टीचिंग का यही ऑब्जेक्टिव है? या स्टूडेंट को एग्ज़ाम पास करने के लिए, मतलब कि एग्ज़ाम पास कर ले इसी के लिए प्रिपेयर करना है, क्या टीचिंग का ये ऑब्जेक्टिव है? आपने 3 ये देखा। अब एक बी वाला ऑप्शन जो है, इसमें आप देखिए कि डेवलप करना है थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट की जो सोचने विचारने की शक्ति है, क्षमता है, उसको विकसित करना है। आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। टीचिंग का मेन पर्पज या इस ऑब्जेक्टिव यही है। अब इसमें दूसरा है, गुड मेथड ऑफ टीचिंग क्या हो सकता है? अगर आप थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसा कि हमने अभी पहला क्वेश्चन किया, डिक्टेशन का मतलब होता है लिखवाना, तो क्या अच्छी टीचिंग वो मानी जाती है जिसमें लिखवाया जाए? तो जहाँ जहाँ डिक्टेशन है वहाँ आप देखिए डिक्टेशन को हम अच्छी टीचिंग नहीं करते हैं, तो ऐसे ही 3 ऑप्शन कट हो गए, ऑप्शन बच गया बी, खट से हो गया आंसर, आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये है कि इसका जो ऑप्शन है इसको आप देखिए, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। एक बात आप याद कर लीजिए कि प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग को बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इस पर हम आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। और सेमिनार भी है यहाँ पर। सेमिनार में होता है एक टॉपिक पर कुछ स्मॉल ग्रुप बैठते हैं और अपना बात पेपर के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। और प्रोजेक्ट में साथियों ये होता है कि यहाँ पर आप लाइव अपने ऑब्जर्व करके आप चीज़ों को समझते हैं लाइव एक्सपीरियंस से। तो वहाँ पर केवल जो है ये नहीं कि टीचर आपको पढ़ा दिया बता दिया हो गया, नहीं, आप प्रैक्टिकल करते हो प्रोजेक्ट मेथड में, तो इसलिए प्रोजेक्ट को बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है कि टीचिंग एड्स फॉर, टीचिंग एड्स फॉर, टीचिंग क्या करती है? ठीक है ना, मेकिंग टीचिंग, टीचर यूजेज टीचिंग एड्स फॉर, यानी कि टीचर कुछ जो है टूल्स टेक्निक यूज करता है, किस लिए? कि वह जो है टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना सके, बिल्कुल हो सकता है। मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट, मेकिंग स्टूडेंट अटेंटिव द सेक ऑफ इट्स यूज। सारे ऑप्शन सही हैं। अब यहाँ पर हमको जाना पड़ेगा बेस्ट ऑप्शन की ओर, और इसमें हम देखते हैं कि टीचर कई सारे मेथड यूज कर ले, टूल टेक्निक यूज कर ले, एग्जाम्पल दे ले, लेकिन अगर वो बच्चों को समझ नहीं आता है तो उसका क्या मतलब बनेगा? कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि टीचर जो एग्जाम्पल देता है वह इसलिए देता है कि स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग लेवल के विद इन रहे, स्टूडेंट को समझा पाए ठीक से उन चीज़ों को। अब इफ़ेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन,
किस चीज़ पर डिपेंड करती है? क्या क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करती है टीचर के? कई टीचर होते हैं बहुत क्वालिफाइड होते हैं लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका सही नहीं होता है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन ही गलत है। हैंड राइटिंग ऑफ टीचर बिल्कुल नहीं, ठीक है। पर्सनालिटी ऑफ टीचर बिल्कुल नहीं। कोई बहुत सुंदर हट्ठा कट्ठा कोई टीचर है तो क्या उससे उसको टीचिंग डिपेंड करेगा कि वो कितना इफेक्टिव में डिलीवर कर पा रहा है? नहीं। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि उस टीचर की उस सब्जेक्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग कैसी है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो इसमें है पांचवा, कि नॉन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड ये बातचीत की गई है। क्वेश्चन पेपर देखिए, ऑब्जेक्टिविटी तो होती ही है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब बिल्कुल वो रिलायबल रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा कि इस पेपर क्या कहना चाहता है, ठीक है, इसको याद करना है। तो ये तो बिल्कुल बात ठीक है। नो यूज ऑफ वैग्यू वर्ड्स, यानी कि कोई भारी भरकम लेंदी वर्ड्स का यूज ना करे, ये भी अच्छी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी है कि ठीक है। अब रिलायबल होना चाहिए, यानी कि अगर सिलेबस डिफाइंड है तो बहुत सालों से जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, रिलायबल मतलब रिपीटिटिव होंगी चीज़ें, बहुत सारी होती हैं गुड क्वेश्चन पेपर में, कि स्पेशली इस यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ना, स्कूल और कॉलेज की टीचिंग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमारे आएंगे ये स्कूल कॉलेज से रिलेटेड ही टीचिंग मेथड से बातें होनी है, यहाँ पर कोई वन डे एग्जाम से रिलेटेड बात नहीं होनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी कि वो रिलायबल होगा, सब्जेक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च जनरली एक्सपेक्टेड टू, क्या करने के लिए? रिसर्च, इस बात को ध्यान दीजिएगा, रिसर्च जो ये टर्म ही है ना, री प्लस सर्च, यानी कि यहाँ पर इनोवेशन नहीं है, यह रिसर्च है, यानी कि अगेन एंड अगेन, री मतलब अगेन, सर्च, कोई नॉलेज एग्जिस्ट करता है तब भी हम उसके बारे में हम फिर से स्टडी करेंगे, और हो सकता है उसमें कुछ हम नया नॉलेज जोड़ देंगे, नया प्रिंसिपल आ जाएगा, उसी से नई थियरी आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से रिसर्च का मतलब होता है जनरेट न्यू प्रिंसिपल एंड थियरीज, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्ट हम यही करते हैं। वन ऑफ द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जो करेक्टरिस्टिक है साथियों, इसका ध्यान रखिएगा, वो होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अनबायस्ड होना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है बायस नहीं होना, बायस नहीं होना, यानी अनबायस्ड होना, यानी कि एकदम फेयर होना। ये पहले भी क्वेश्चन जो हमारा पांचवा क्वेश्चन था उसमें भी हमने देखा चैप्टर 1 में, वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिविटी था, क्वेश्चन पेपर बेस्ड कैसे होगा, यानी कि कोई टीचर उसको अनबायस्ड होकर पेपर बनाए, ये नहीं कि किसी जाति धर्म संप्रदाय या प्लेस से रिलेटेड, रीजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दे और उसमें वो बायस्ड रहे, ऐसा नहीं होता है, या एक चैप्टर से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दे और सारे चैप्टर को इग्नोर कर दे, ये नहीं, अनबायस्ड होकर पेपर होना चाहिए। वैसे रिसर्च का जो बहुत सबसे एसेंशियल क्वालिटी है वह है ऑब्जेक्टिविटी, और ऑब्जेक्टिविटी का मेन मतलब है एजेंडा क्लियर और अनबायस्ड तरीके से, एकदम अनबायस्ड यानी कि फेयर तरीके से। तीसरा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर 10 साल पे करती ही है, ठीक ना। तो इसमें सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा मेथड यूज करती है? इसमें होता है दोस्तों सर्वे। अभी 2021 का जो सेंसस है जिस पर कि गवर्नमेंट बोल चुकी है कि का सेंसस होगा, इसको अभी होना है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो नेशनल सैंपल सर्वे होता है उसका नाम ही है, तो एनएसएस उसको बोलते हैं। तो जो सेंसस भी होता है यह सर्वे होता है, ठीक है। अब एन एकेडमिक एसोसिएशन मेड एट वन प्लेस टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ इट्स वर्क एंड फ्यूचर प्लान, सच एन एकेडमिक असेंबली इज नोन एज, इसको देखिएगा, इसको हम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, सेमिनार नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा, इसको कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। यह एक एक जो बातें हैं इस पर हम आगे बात करेंगे चैप्टर में आने पर, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में आगे की चीज़ें डिसाइड होते हैं, जैसे कि कई सारे नेशनल कांग्रेस होते हैं तो वो कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। अब कॉन्फ्रेंस में बहुत दूर दूर से लोग, या ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है, तो वहाँ पर प्रोग्रेस
डिस्कस किया जाता है कि हमारा पिछले साल ये चीज़ थी, अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और लास्ट जो है इन्विजिलेटर, जो एग्ज़ाम में रहते हैं, इन्विजिलेटर स्टडी द सेंसस डेटा फॉर ए गिवन एरिया एंड प्रिपेयर्ड ए राइट अप, यानी कि इसको हम देखते हैं बिल्कुल ये तो रा डाटा है, रॉ डाटा यानी कि एकदम ओरिजिनल डेटा है। ओरिजिनल डेटा पर और पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर जो चीज़ हम लिखते हैं उसको बोलते हैं हम आर्टिकल। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। थीसिस पीएचडी में स्पेशली होता है। रिसर्च रिपोर्ट एक तरह से यह किसी एक टॉपिक पर ओवरऑल एक हम या किसी एक टॉपिक जब बनता है तो ओवरऑल हम उस पर काम करते हैं और उसको लिखित रूप में देते हैं। और रिसर्च पेपर होता है कि अगर हमारा डेटा आ भी गया तो हम बहुत सारे थियरी थाट उसमें लगाते हैं और फिर जा करके हम एक अपना दिमाग लगाते हुए यूज करते हैं। लेकिन जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल में अपना बहुत इधर उधर से नहीं देना होता है। जो हमारा डेटा आया हुआ है बस उसी के बेस पर, पर्टिकुलर रे डेटा के बेस पर हमको काम करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल। अब हम कंप्रहेंशन देखते हैं साथियों। कंप्रहेंशन में एक चीज़ आप सबको ध्यान रखना है, इसमें क्या करना है कि ऐसे ही कंप्रहेंशन आएगा आपको, और ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि 3 कंप्रहेंशन आने वाले हैं, पेपर 1 में 1 और पेपर 2 में 2। जब कंप्रहेंशन आपको मिले सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए, केवल क्वेश्चन को, ऑप्शन को नहीं, क्वेश्चन को मान ली, नो ऑप्शन। उससे क्या कीजिए, उसमें जो मेन वर्ड आया है उसको आप जो है नोट कर लीजिए। एग्जाम में तो आपको वहाँ पर एक रफ वर्क के लिए मिलेगा शीट और पेन, तो उस पर आप तुरंत जो है क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। जैसे प्रॉब्लम रेज्ड इन द पैसेज रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन, ये आपके माइंड में आ गया, इसको आप नोट कर लिए कि प्रॉब्लम इसमें क्या है। ठीक है, दूसरा क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है मोस्टली इन माइंड, पॉलिटिकल पार्टीज मोस्टली माइंड में क्या रहता है, ठीक है ना, ट्रम्प कार्ड, ऐसे करके, ऐसे मेन जस्ट डोंट वांट टू वेकेंट देयर सीट्स ऑफ पावर, इसको हमको आ गया सीट्स ऑफ पावर, मेन चीज़ ये है इसमें। ऐसे इसमें आ गया परसेंटेज ऑफ वुमेन इन लोकसभा। अब इसको पहले हम नोट कर लिए, पांचों क्वेश्चन के मेन पॉइंट को, हमको आइडिया आ गया क्वेश्चन क्या है। अब इसके बाद हमको जा करके तुरंत को पैसेज को पढ़ना चाहिए, और पैसेज को पढ़ते हुए हमको कई सारे इसमें से क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे, तो उनको हमको तुरंत टिक मारते जाना चाहिए। ये होती है बेस्ट स्ट्रेटजी टू सॉल्व दी पैसेज, अनसीन पैसेज इसको बोलते हैं। इस प्रकार से आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अब कम्युनिकेशन में हम आगे देखते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, इनफॉर्मल होता है तो उसको हम कहते हैं चर्चा, और उसी को हम बोलते हैं ग्रेप वाइन इंग्लिश में। यहाँ पर इनफॉर्मल टाइप अरे कम्युनिकेशन ये होता है। टीवी चैनल लॉन्च्ड फॉर ओवरिंग ओनली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए है एकलव्य, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, रट्टा मार लीजिए इसको, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। पीरियोडिकल्स एंड बिलोंग्स फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन, ये साथियों सबसे ज़्यादा है केरल में, ठीक है ना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, प्रसार भारती, प्रसार भारती का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फॉर्म करना, एंटरटेन करना और एजुकेट करना। इनका क्रम है, क्रम भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। IEE इसको हम बोलते हैं, प्रसार भारती का जो मेन ऑब्जेक्टिव है IEE। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, जो टारगेट ऑडियंस हैं उन तक आपकी बात पहुंची कि नहीं, यही बेस मेन है कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं। ठीक है, पर्सनालिटी पर आपके डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, इंटरेक्ट आप कितना कर पाते हैं केवल उस पर डिपेंड नहीं करेगा, आपके कितना एक्सपीरियंस उस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड इस पर करेगा कि जो ऑडियंस थे आपको, जिस उनको आप टारगेट किए थे, उनको ज़रूरतों को कितना आप पहुंच पाए, उन तक अपनी बात को किस वे में, जो जो उनका एक्सपेक्टेशन थी, जो उनकी ज़रूरत थी, उसको कितना फुलफिल कर पाए, वह आपकी कम्युनिकेशन के इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग आता है, ठीक है ना, एंड एप्टीट्यूड। इस पर हम साथियों
बातचीत करेंगे आगे, ठीक है ना। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं। होमोजीनियस डेटा, होमोजीनियस होता है एक ही टाइप का, ठीक है ना। तो मल्टी स्टोर्ड हाउस इन अ कॉलोनी, ठीक है, एक ही कॉलोनी में बहुत सारे जो हाउस हैं उन सब का डेटा लेंगे तो वो एक ही तरह के डेटा आएंगे लगभग लगभग, ठीक है ना। 3 नॉट डिफरेंट फ्रॉम अ बिलीफ, ठीक है। इसमें देखते हैं एक्सेप्टेबिलिटी, फॉलोइंग थियरी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अ बिलीफ। जो बिलीफ होता है यानी कि हम विश्वास करते हैं, और विश्वास हम तभी करेंगे जब हम एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को, ठीक है ना। तो बिलीफ एंड एक्सेप्टेबिलिटी आर द सेम, ठीक ना, या डिफरेंट नहीं है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज, यह क्या है? हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह क्या किसी का ओपिनियन है? बिल्कुल नहीं। यह एक वैल्यू है। वैल्यू हम कह सकते हैं कि हाँ एक तो एक मोरल वैल्यू जैसे चीज़ें होती हैं। क्या यह किसी का वैल्यू जजमेंट है? नहीं, यह एक फैक्ट है भाई। दिस इज फैक्ट, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। तो इसको ध्यान रखना है। अच्छा, पिलर पोल एंड स्टैंडर्ड, ठीक ना, पिलर पोल एंड स्टैंडर्ड, इसके लिए क्या एक सेम टाइप का होता है? हम इसको बोलते हैं ना पिलर पोल, ठीक। ये होता है हम गाँव में जो देखते हैं ना बीम ढालना, उसके सिमिलर है। अच्छा, ये क्वेश्चन आते हैं, ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें जो 5वां क्वेश्चन है साथियों, इसको आप देखेंगे कि हमको अगला यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देखिए जो 4 है, 16, 36 और 64, इसमें बहुत आसान सा अपना माइंड लगाना है। और इसमें क्या है, ये है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अगला क्या होगा? 2, 4, 6, 8 और अगला हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100। यहाँ पर जो आंसर दे रखा है ये गलत आंसर है, यहाँ पर होगा आंसर सी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए लॉजिकल रीजनिंग में हम आ जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होता है, ठीक, लेकिन यह भी बहुत आसान होता है, ठीक ना। इस पर हम बातचीत आगे करेंगे ही। चलिए ऐसे ही आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है आईसीटी से रिलेटेड, आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हम जानते ही हैं, ठीक ना। कंप्यूटर कैन क्या कर सकता है? प्रोसेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, बिल्कुल सही बात है। स्टोर ह्यूज इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड फास्ट एक्यूरेटली, बिल्कुल सही बात है। यानी कि सारी चीज़ें कंप्यूटर कर सकता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क थ्रू, सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन होता है ये ट्रांसपोंडर के थ्रू काम करता है, सैटेलाइट से, ठीक है। एंड 4 इज कंप्यूटर इज द मशीन विच वर्क्स मोर लाइकली अ ह्यूमन ब्रेन। दिस डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर इज, ह्यूमन ब्रेन की तरह ही काम करता है, करेक्ट। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, इसमें जितनी चीज़ें हैं ये सारा जो है आईसीटी से ही रिलेटेड हैं। ऑल पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये जो क्वेश्चन आया है इस पर हम आगे डिटेल में कुछ बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और हायर एजुकेशन, अब चलो साथियों हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक एक चैप्टर को जानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आगे जिन चैप्टर को मैं डिस्कस नहीं किया हूँ उसका मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इस तरह से क्वेश्चन ना करके थोड़े दूसरे भी आ सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने थोड़ा स्किप किया है, लेकिन आगे हर चैप्टर में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। जो पहला चैप्टर है इसके बारे में हम ऑलमोस्ट बातचीत कर ही चुके हैं यहाँ पर, जैसा कि आप सबने देखा। जो चैप्टर 2 होगा यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे चैप्टर 2। अब जो साथियों जो चैप्टर 2 आने वाला है, चैप्टर 2 में हम सबको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो होंगी कि रिसर्च कितने टाइप के होते हैं, रिसर्च टाइप्स, और उन रिसर्च को कैसे कंडक्ट किया जाता है, उसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव। पहली बात को रिसर्च होता ही क्या है, तो रिसर्च जो साथियों होता है उसकी अगर हम बातचीत करेंगे, ठीक ना, तो
साइंटिफिक मेथोडोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन क्रिएट न्यू नॉलेज, इसको हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुक ने रिसर्च की ये डिफिनीशन दी थी जो कि आपको आगे भी कई जगह काम आएगी। एक एक वर्ड, एक एक लेटर को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे रिसर्च की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दे रखे हैं, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स कुछ दे रखे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को तो हमको जानना ही चाहिए। कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें यूज करेंगे कि जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे कुछ चीज़ें आती हैं। यहाँ पर जो एक एक चीज़ दिया है ना, इसको याद कर लीजिएगा कि एपिस्टीमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एक्जोलॉजी क्या होता है, यह कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव टर्म, पोस्ट पॉजिटिव टर्म से रेयर केस में कभी सवाल आया है, बाकी उसको आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। ये डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है, इसको थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा कि क्या क्या ये चीज़ इसमें कही गई है। एक साथियों सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होता है ना, इसमें जो है मैनिपुलेशन होता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मैनिपुलेशन नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जैसा आपको डेटा मिला, जैसा आपको क्वांटिटेटिव डेटा मिला, उसको आप एक्सप्लेन कर देते हो, बस डिस्क्राइब कर देते हो, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, यहाँ पर आपका जो डेटा होता है या जो वेरिएबल होता है उसको आप घटाते बढ़ाते हो। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप की जो कंट्रोल करोगे, एक डेटा को कंट्रोल करोगे तो दूसरा घटेगा बढ़ेगा। जैसे कि अगर आप आँच तेज करोगे तो जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, सिंपल। ऐसे होता है कि जैसे मेहनत आप करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो ये है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन होता है और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है उसमें नहीं होता है। ये सवाल कई बार आया है, कौन सी इसमें से क्वालिटी है जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की नहीं है या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं। मैं एक बात डिटेल में हम बता देते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इसको ध्यान रखना है। तो क्वालिटेटिव हम समझ रहे हैं, क्वालिटी संबंधित, क्वांटिटेटिव मतलब डेटा संबंधित, ठीक है। इसमें मैथमेटिकल डेटा आएगा। अब एक क्वेश्चन हर बार ही आता है, डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच। तो जो ये डिडक्टिव होता है साथियों, देखिए डिडक्ट होना यानी कि कुछ बड़ा से छोटा निकलना, यानी कि इसमें एक थियरी बड़ी होती है, इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन या जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच। जैसे हम कह सकते हैं जनरली एक हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये जो पूरे मेन है वो क्या होते हैं, मोरल होते हैं, ठीक है। और जैसे मैं अपने आप को लूँ, विनोद एक मैन है, राहुल एक मैन है। इसका मतलब क्या है कि विनोद भी एक मोरल है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं इंडक्टिव रिसर्च जस्ट इसका उल्टा, विनोद एक मैन है, राहुल एक मैन है, विनोद एक मोरल मैन है, राहुल एक मोरल मैन है, एंड सो ऑन, ऐसे 10-20 कर दिए तो हम कह सकते हैं कि मेल मोरल होते हैं। तो यहाँ से एक थियरी बनी बनाई होती है, उसमें से हम इंडिविजुअल की ओर जाते हैं, और इंडक्टिव रिसर्च में इंडिविजुअल से हम जाते हैं थियरी की ओर। तो ये होता है नीचे से ऊपर की ओर, और डिडक्टिव होता है ऊपर से नीचे की ओर। इसको आप सब ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। और जो आगे हम बढ़ेंगे और कुछ चीज़ें अगर हम जानेंगे तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर कुछ जो ये स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, डिफरेंसेस दिया हुआ है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये हर एक किताब में आपको मिल जाएगा। और एक्शन रिसर्च के बारे में आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि यह थोड़ा रिलीवेंट है। एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च साथियों, इसको दिया था कुर्ट लेविन ने, और वह एक जो है सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग
एक्शन रिसर्च की सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है। इसको आप सबको ध्यान रखना चाहिए। ये जो दिया हुआ है इसको आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं और जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च है ना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 8 स्टेप्स दिए हुए हैं, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बस इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम जाते हैं तो आगे हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा कुछ वेरिएबल्स, तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की हम बातचीत करते ही हैं। और फिर इसमें जानेंगे हम कि जो स्पेशली जो डेटा होता है और डेटा के बाद पूरी प्रोसेसिंग क्या होती है, और इसमें यही जो डेटा है, डेटा जो है देखते हैं कि डेटा को जब हम कलेक्ट करने जाते हैं तो उसमें हम सैम्पलिंग करते हैं। कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर सैम्पलिंग आता है, और सैम्पलिंग जो है उसको आप सबको अच्छे से जानना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। सैम्पलिंग में हम कई प्रकार की सैम्पलिंग होती है, वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। चलिए, तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर 2 है ये कंप्लीट होता है। और फिर अगर हम चैप्टर 3 में जाते हैं, चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर 3 आता है कंप्रहेंशन, और कंप्रहेंशन के बारे में हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। तो इसलिए हम अब बातचीत करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि चैप्टर हमारा 4 होगा। और चैप्टर 4 में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं उसको ध्यान दीजिएगा कि कम्युनिकेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो। इसमें कई प्रकार की मीडिया होती हैं, हम देखते हैं। इसमें कई प्रकार के लेवल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जान लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप, ये जो कुछ इसमें चार्ट दिए हुए हैं, इन चार्ट्स को आप देखिएगा और इससे आपको कुछ चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगी। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है, इस पर बहुत आपको दिमाग खर्च नहीं करना है, इसमें कॉमन सेंस का यूज करना है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कॉमन सेंस से ही बहुत सारे काम इस चैप्टर में हो जाते हैं। अब जो आपको ध्यान देना है वह देना है जो आपका 5वां चैप्टर है, और 5वां चैप्टर जो है वह है कम्युनिकेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। 5वां चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। और जब 5वें चैप्टर को जब करेंगे हम, तो इसमें हमको कुछ कुछ चीज़ें मैथ से रिलेटेड ही हैं, तो बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं इसको। इसमें कोई दिक्कत का ज़्यादा विषय नहीं है, ठीक ना। क्योंकि अगर आपकी मैथ अच्छी है तब तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। थोड़ी सी भी मैथ रीजनिंग अच्छी है, रीजनिंग बहुत आसान होती है। बस हम क्या करते हैं ना, कई बार चीज़ों को हम ना समझने की कोशिश ही नहीं करते, तो ऐसा काम नहीं करना है। आपको बिल्कुल रीजनिंग को थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें आप क्या करना है, बस इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ साथी। आपको टेबल यानी कि पहाड़ा याद होना चाहिए एटलीस्ट 20 तक, ठीक है। जितना पहाड़ा याद रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और 1 से लेकर के 20 तक का ना आप लोग स्क्वायर याद रखिए, और क्यूब याद हो जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन स्क्वायर तो आप ऑलरेडी याद रखिए ही कि किसका कितना स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर क्या होगा, 17 का स्क्वायर क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। और इसी में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कुछ चीज़ें ये है, और जो DI भी आता है, तो इसमें आपको 3-4 चीज़ें हैं बहुत बेसिक बेसिक। एक तो ये काम रहे, आपका स्क्वायर याद रहेगा, पहाड़ा याद रहेगा, तो DI में बहुत अच्छा काम आएगा। और इसके साथ साथ आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, जैसे कि 10 का मतलब 10% का मतलब क्या है 1/10, 20% का मतलब क्या है 1/4, 25% का मतलब नहीं 1/5, 25% का मतलब क्या है 1/4। तो ये ना आपको फ्रैक्शन याद होने चाहिए, तो इसमें ना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये स्क्वायर याद है, पहाड़ा याद है, और आपको परसेंटेज आता है ना, तो इससे बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी आपके लिए। बहुत कई सारे चैप्टर में ये काम आएंगे। लॉजिक मैथमेटिकल रीजनिंग में भी काम आ जाएगी, और DI में भी बहुत अच्छा काम आएगी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अब बहुत कॉमन सेंस लगाना है आपको इसमें, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। और
एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ रिलेशन के तो आते ही हैं कि ये रिलेशन, ये कि चाचा का मामा का ऐसा तो ऐसा, वो आपको ब्लड रिलेशन यानी कि जिसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं उसके संबंधित एक क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। और एक इसमें क्या आता है, आपको ना जो ए बी एज जो है ना लेटर, इंग्लिश के लेटर, इनका नंबर याद होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस स्थान पे आता है। और इसको याद करने का एक तरीका है, आज Y6 दिख रहे हैं, और इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये बनता है 27, या फर्स्ट आता है 26, 27 बन गया। तो कई बार ना ऐसे भी आपको इसका फ़ायदा होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना, तो बड़ा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो रीजनिंग में हम देखते हैं कि स्पेशली जो है वो है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें कि आपको पहाड़ा और लेटर कुछ याद रखने हैं, लेटर के प्लेस याद रखने हैं, और पहाड़ा यानी कि नंबर के जो स्क्वायर हैं, क्यूब हैं, वो याद रखने हैं। तो बड़ा आसान हो जाएगा आप सबके लिए। और अगर आपको परसेंटेज फ्रैक्शन आता है तो कुछ कॉमन फार्मूले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बहुत नहीं है कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट के। बाय द वे सिंपल इंटरेस्ट से एक सवाल पूछ दिया गया तो पूछ दिया, बोर्ड से, स्ट्रीम से, चाल से बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आप कर सकते हो। चूँकि मेरा फर्स्ट पेपर ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, स्पेशली मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, वो बहुत स्ट्रांग था। यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मेरा जो फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ पाए। लॉजिकल रीजनिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है, ठीक है, इसको ध्यान देने वाली बात है। जैसे इसमें कई बार हम कहते हैं, इसमें हम इस प्रकार से भी सॉल्व करते हैं सवालों को, ठीक ना। और इसमें हम एक होता है पूरा यूनिवर्स बोलते हैं, और एक होता है पर्टिकुलर। यूनिवर्स में होता है ऑल और नो, ठीक ना। पर्टिकुलर में होता है सम, नॉट और सम, ठीक। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्स और इसको बोलते हैं पर्टिकुलर्स। ये ध्यान रखेंगे तो इस पर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। जैसे हम देखेंगे यही कि मेन आर फुलिश, ठीक ना, और सम मेन आर फुलिश। अगर इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, अगर हमको फिगर के माध्यम से करना हो तो ये तो मेन हो गया, और सम है ना, सारे लोग तो नहीं है, तो इस प्रकार से ये होगा, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे ऑल से सम भी निकलता है, ऑल से सम निकलता है, जैसे कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ठीक ना। तो हम ये भी कह सकते हैं सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ऐसा तो नहीं है कि सम हम नहीं कह सकते, ठीक ना। जैसे कि नो गर्ल इज इंटेलिजेंट, इसका मतलब क्या हुआ, सम से, इससे हम निकल कर सकते हैं कि सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट। अगर इसमें लगाएंगे तो हमारा मतलब कि यूनिवर्स से पर्टिकुलर निकलता है। इसको ध्यान देने वाली बात है। इसको आप टेबल को देख लीजिएगा, बहुत आसान और बहुत ज़रूरी चीज़ है। कन्वर्जन के बारे में इसमें कुछ बातचीत कही गई है, कुछ चीज़ें दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ ये दे रखा है फिगर्स, इसको आप देखेंगे ना तो बड़ा आनंद आएगा। बस एक बार आप कोशिश करके देखिए, सवाल नहीं समझ में आएगा, आपको आंसर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा या मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और उस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। ये आप एकदम निश्चिंत रहिए। एक सवाल यहाँ पर इससे बनता है, हर बार एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। जैसे यहीं पर देख लीजिए, एक क्या है कि नो मेन आर मोर्टल, नो वाला ये है, ये ऑल वाला है, यह है सम नॉट और ये है सम। यहाँ पर चीज़ें दिया हुआ है, इस टेबल को आप याद रख लीजिएगा, ठीक ना। अब इसमें कह रहा है कि नो मेन आर मोर्टल, यानी कि ये वाला, ठीक। तो अब इसका कंट्राडिक्टरी क्या होगा, कंट्राडिक्टरी मतलब इसका उल्टा ऐसे, इसका मतलब उल्टा होगा इसका सम वाला, सम नॉट वाला, सम नॉट, यानी कि बी आंसर इसका सही होगा। ऐसे ही अगर ये पूछता कि इसका कंट्रेरी क्या होगा, तो एकदम उल्टा हो जाता, ऑल मेन आर मोर्टल, कंट्रेरी अगर पूछता तो, ठीक ना। तो कंट्राडिक्टरी पूछा था, ठीक। अब सब अल्टरनेशन पूछता तो क्या होता, यहाँ पर हो जाता
यहाँ पर नॉट था तो यहाँ पर सम हो जाता है, सम में नॉट मोर्टल। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत काम का जो है फिगर था। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमारा आता है चैप्टर 7, और जो चैप्टर 7 है इस पर हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, जो कि है DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। और उसके बारे में आप परसेंटेज फ्रैक्शन को बस ध्यान रखिए, तो DI बहुत आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो बताई थी उसको ध्यान रखिएगा। DI से जब भी सवाल आए तो आप कोशिश कीजिए, अगर स्ट्रांग है आपका DI वाला पोर्शन, मैथ वाला पोर्शन, परसेंटेज वाला पोर्शन, तो आप इसको क्विकली तुरंत कीजिए। लेकिन इसको भी ध्यान रखिए कि मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही हैं, तो इस पर आपको मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। इससे ज़्यादा देंगे तो आप फंसेंगे। अब इस पर मैं एक टूल बता देता हूँ, आपको क्या करना है कि अगर आपको DI मान लीजिए नहीं आता है तो क्या करना है। इस सिचुएशन में आपको DI को छोड़ करके ऑल 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाने हैं, और जो 5 क्वेश्चन बचेगा इसको लास्ट में समय मिलेगा तो कीजिएगा। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो साथियों ये रामबाण मान करके चलिए और केवल ऑप्शन बी पर 5 क्वेश्चन में टिक मार दीजिएगा। आई गारंटी यू कि इसमें से एटलीस्ट 2-3 सही हो ही जाएंगे, कम से कम 2 सही होगा ही, ठीक ना। और मैक्सिमम 3 या 4 भी सही हो सकते हैं, 5 तो नहीं कर सकते लेकिन 3-4 भी सही हो सकते हैं, तो 2 तो सही हो ही जाएंगे अगर आपने बी मार दिया तो DI ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो DI वाला भी पोर्शन आपके लिए आसान कर दिया गया। अब ICT का है। ICT को साथियों ध्यान रखना है। आज हम देखते हैं AI का यूज बहुत सारा हो गया है, तो ICT में एक्चुअली हायर एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें होने लगी हैं उसी के बारे में ICT बातचीत करता है। इसमें कुछ चैनल्स हैं जैसे कि स्वयं प्रभा, ठीक ना। स्वयं हम देखते हैं तो यह जो है 12th से लेकर के और पूरा 11th से लेकर के और मास्टर तक की कई सारी चीज़ें ये बताता है। ऐसे ही स्वयं प्रभा हम देखते हैं कि वह स्कूल एजुकेशन में 9th to 12th की बातचीत करता है। स्पेशली जितने ज्ञान से संबंधित चैनल्स हैं वो सब जो है इग्नू के होते हैं। तो कौन चैनल कौन बनाया है, उसका मूल उद्देश्य क्या है, इसको भी थोड़ा थोड़ा हम सबको जानना चाहिए क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। तो इस बात को भी आप सबको ध्यान रखना। एक ये ईमेल का ना एक पोर्शन दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा इसमें क्या होता है, ठीक ना। यहाँ पर आते हैं, एक तो होता है टू, एक होता है CC और एक होता है BCC। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, 2CC और BCC, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। फिर सही रिप्लाई जो करेंगे उनको आगे हम कुछ बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम इसमें जानेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर ये हम देख रहे हैं कि 8 और अब 9वां चैप्टर में आ गए हम। 9th चैप्टर बहुत आसान है, पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट। इसके लिए ना आप यूट्यूब पर ही थोड़ा सा सर्च मार दोगे तो बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें आपको स्पेशली अभी क्या चीज़ चल रहा है, और एक चीज़ कॉप, अभी कॉप 30 हुआ है, और कॉप 20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, यह इन्वायरमेंट को लेकर के होता है और इससे सवाल पूछे जाते हैं। अभी बहुत रिसेंटली हुआ है, अभी 10 से 21 मार्च 2025 को हुआ, और यह कॉप 30 हुआ ब्राज़ील में, ठीक है। और इसका जो मेन जो टॉपिक था हम उसको देखते हैं कि जो हमारा ब्राज़ील में अमेजन के जो रेंज है, अमेजन के जंगल्स हैं, उनका एनवायरनमेंट में क्या योगदान होगा वो, और प्लस जो पेरिस एग्रीमेंट हुए थे 2015 में उसको रिकॉल करना, उसको ध्यान रखना। और पेरिस एग्रीमेंट था क्या कि हमको इस सेंचुरी के ख़त्म होने तक, यानी कि 21st सेंचुरी के लास्ट तक जो धरती है, धरती का तापमान टेम्परेचर 2% से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। लेकिन वह सही से फॉलो नहीं हो पा रहा है, हम ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। अभी केवल इसी सेंचुरी में
हम देखते हैं कि अभी तक हम 2% का टारगेट लिए और 1.5 लगभग बढ़ चुका है। यह प्रॉब्लमेटिक है। तो काप 30 हमको समझ में आ गया कि ये ब्राज़ील में हुआ और इसका जो है टॉपिक क्या था, ठीक, अभी हुआ है, ठीक है। और काप जो 29 हुआ था वह हुआ था अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, तो अजरबैजान में हुआ था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये इन्वायरमेंट से संबंधित ये सवाल था, इसको आपको थोड़ा थोड़ा देखना है। इसमें इन्वायरमेंट से संबंधित हम देखते हैं कि प्रेजेंटली गवर्नमेंट ने कोई टास्क लिया है क्या, या जितने भी हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तो हैं ही, इसके साथ साथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके लिए क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण जो है कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण की मीटिंग्स हुई है, इसको हम सबको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ सोलर के लिए कुछ हमारा काम हमारा हो रहा है, सरकार ने कहीं से एग्रीमेंट किया है, ये सारी चीज़ें हम सब इस चैप्टर में जानते हैं। इसके लिए मेरा आपको सुझाव हुआ कि इसको ऑनलाइन आप जो है यूट्यूब पर सर्च करके इसको पढ़ लेना चाहिए, वही इसके लिए बेस्ट होता है। अब इन द लास्ट चैप्टर, जो साथियों लास्ट चैप्टर है वह है हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, स्पेशली इंडिया से ही पूछा जाएगा। इसमें आपको अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको ध्यान रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं बोलते इसको, ठीक है ना, तो इस यहीं पर कुछ लोग मिस्टेक कर जाते हैं। दूसरा, इसमें कुछ सवाल महत्वपूर्ण है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो कमेटी थी इसके चेयरमैन कौन थे, तो ध्यान रखिए डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, जो इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ठीक है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम में किसकी बात करता है, यह स्पेशली बात करता है जो एनईपी है वह 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम की स्कूल में, और यह क्या है, यह साथियों ये जो 5 है यह बताता है नर्सरी, LKG, UKG, 2 साल का स्टूडेंट बालक हो जाएगा या बालिका हो जाएगी तो वह नर्सरी में चला जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 साल के बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो 5 साल की उम्र तक उसका UKG कंप्लीट होगा, ठीक है। और फिर जब 5 साल कंप्लीट होगा तब वह जा कर के बालक जो है तो LKG, UKG ये 3, और फिर क्लास 2 तक, क्लास 1, 2, 5 साल तक यह स्टार्टिंग की अपने लाइफ के क्लास 2 में तक रहेगा। लाइफ के मतलब कि 2 साल का तो हो जाएगा तो वैसे ही इसका एडमिशन हो जाएगा। तो अब हम इस प्रकार से देखते हैं कि 5, 2, 7, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करेगा वो, 2 के बाद ये 3, 5वीं क्लास तक के लिए ये बात है, ठीक ना, 3 हो गया, यानी कि तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, फिर 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास के लिए, और फिर 9 से 12 तक के लिए ये 4 हो गया। ये है हमारा एनईपी का स्कूल एजुकेशन सिस्टम, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से एनईपी के बारे में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में कुछ चीज़ें पढ़ लीजिएगा, जैसे कि टोटल ओपन यूनिवर्सिटी कितनी है, टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, यूजीसी के कुछ रूल रेगुलेशन क्या हैं, पहले जो जैसे कि कोठारी कमीशन बने थे, कौन कौन से कमीशन आए, उनका क्या योगदान रहा, वह किस टॉपिक को लेकर थे, इन सब चीज़ों के बारे में आप सबको थोड़ा थोड़ा ध्यान कर लेना है। इस प्रकार से साथियों ये पूरा हमारा कंप्लीट होता है पेपर 1 का, जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर है यह। और इसमें जब आप इन स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे, कुछ चैप्टर को आप कॉमन सेंस से यूज करेंगे और कुछ चीज़ें कॉमन सेंस का यूज करते हुए थोड़ा सा मैथ रीजनिंग का भी ध्यान रखते हुए करेंगे, तो आपका 45 क्वेश्चन ईजिली सही हो जाएगा। जब 45 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आप गारंटी आई कि आपका JRF हो जाएगा। और जब JRF हो जाता है तो दोस्तों तो मज़ा आ जाता है। जब JRF होगा तो JRF के बाद आपका PhD में आसानी से एडमिशन, और एडमिशन के बाद आपको 50,000 पर मंथ जो है फेलोशिप मिलती रहेगी आपकी, जो है 2 साल तक, फिर ये लगभग 60 हो जाएगी। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में, बड़ी सिटी में रहते हैं जैसे दिल्ली में, तो फिर SRF 3 साल तक आगे मिलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप JRF जरूर निकाल लीजिए। और
अब तक हमने जितनी बातचीत की है सभी 10 चैप्टर को लेकर के, इसमें किसी भी चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर हमसे पूछिए, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूँगा। फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आप टाइम का और प्रैक्टिस सेट का ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब लास्ट मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, समय की बाध्यता को समझना है, और कंप्रहेंशन जो आते हैं उसमें कंप्रहेंशन कई बार बहुत कॉमन आते हैं, तो अगर आपको लास्ट में कभी समय ना मिले, हो सकता है पेपर 2 वाला स्पेशली कंप्रहेंशन, तो आप उसको बिना कंप्रहेंशन पढ़े भी जो क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन का आप रिप्लाई कर सकते हैं। कंप्रहेंशन का एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। डीआई को अगर आपका स्ट्रांग नहीं है मैथमेटिक्स तो लास्ट में कीजिए, बाकी कई सारे ऐसे चैप्टर थे जिनको आप कॉमन सेंस का यूज करते हुए कर सकते हैं, जैसे टीचिंग वाला है, कम्युनिकेशन वाला है, ऐसे ही तो कंप्रहेंशन तो है ही, टीचिंग कम्युनिकेशन वाला भी, ये भी जो चैप्टर है, या आईसीटी का है, इसको बहुत कॉमन सेंस 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसको कॉमन सेंस का बहुत यूज करना है, जिसमें आपको टीचिंग यानी चैप्टर 1, जो फिर हमारा कम्युनिकेशन यानी चौथा जो चैप्टर है वो, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इन्वायरमेंट वाला जो जो था, उसको भी कॉमन सेंस का यूज करना है। और जो हायर एजुकेशन जो बात है उसमें तो खैर आप थोड़ा चीज़ें जानेंगे, और कुछ हायर एजुकेशन में आप संबंधित अपने कॉमन सेंस का यूज कर भी कर सकते हैं, और आईसीटी में भी। इस प्रकार से साथियों हमारा पूरा चैप्टर जब सारे 10 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है 1vinod7.du@gmail.com। ऑल द बेस्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।